आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जब हम बात करते हैं आपके बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो हम करवा रहे हैं 120 क्वेश्चंस का। ये हमारा छठा टेस्ट होगा और यहाँ पर भी हम उतने सवालों को लेकर के बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आपको सारी बातें, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं। आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में हम चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो पहला सवाल है उस पर जाने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं 4500 MCQs, जितना भी बिहार का आपका टॉपिक है, किसी भी बिहार के अगर हम क्षेत्र को लेकर के बात करें, उन सभी की थ्योरी, साथ में वन लाइनर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें। महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल है। वो कोर्स केवल और केवल 49 रुपये का है। उसी में आपको सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेतों का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही जगह कहाँ पर हैं? अभी अगर आप बात करते हो तो ये पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका नाम पड़ा, 1921 में सबसे पहले इसी स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य को लेकर के बात करें तो आपका सही जवाब जो है वो कालीबंगा होगा। कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रहे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या कुछ देखने को मिला, तो यहाँ पर चूड़ियाँ मिली, यहाँ पर लकड़ी की नाली देखने को मिली थी, कुछ ईंटें देखने को मिले थे। यहाँ से कहाँ से? कालीबंगा से। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध जो है किस साल लड़ा गया था? जब हम कलिंग को लेकर के बात करते हैं, उड़ीसा कलिंग, राज्याभिषेक के 8वें साल की बात है। किसके? अशोक के राज्याभिषेक के 8वें साल की बात है। 261 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये वही समय है जब कलिंग का युद्ध जो है लड़ा गया था। कहते हैं यहाँ पर लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। इसी के बाद से कहीं ना कहीं इन्होंने जो है युद्ध नीति को त्याग दिया था। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? चारागाह के अध्यक्ष को लेकर के इन्होंने बात की हुई है कि आखिर उसे हम क्या कहते थे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सूत्राध्यक्ष है, यहाँ पर विवेकाध्यक्ष, सीताध्यक्ष है और यहाँ पर पण्याध्यक्ष करके लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षों का वर्णन किया गया है, जिसमें जब हम चारागाह की बात करते हैं तो चारागाह के अध्यक्ष को विवेकाध्यक्ष कहा जाता है। क्या चीज़? विवेकाध्यक्ष। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था? पूग बोला हुआ है यहाँ पर 4th क्वेश्चन में। पूजा स्थल है, न्यायालय है, टकसाल बोला हुआ है और बंदरगाह बोला हुआ है। तो अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो उस समय जो सम्राट होता था, आपको पता है चूंकि वो राजा है तो सर्वोच्च न्याय का अधिकारी वही होता था। और उस समय के अगर हम न्यायालय कोर्ट को लेकर के बात करें तो 4 भागों में बटा हुआ था। राजा का न्यायालय होता था, दूसरा पूग बोलते थे। क्या बोलते थे? दूसरे ही नाम पर जो है स्थान पर पूग आता था। तीसरे को श्रेणी बोलते थे। क्या चीज़ है? श्रेणी। और चौथे को बोलते थे कुल। चौथे को कुल बोलते थे। आगे चलते हैं इसमें, तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ से चौथे का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? नागानंद बोला हुआ है, रत्नावली, प्रियदर्शिका या काव्य दर्शन की बात की हुई है। तो अगर हम बात करें इनमें से हर्षवर्धन की रचनाएं, तो नागानंद भी इन्हीं की है, प्रियदर्शिका भी इन्हीं की है, रत्नावली भी इन्हीं की है। जो काव्य दर्शन रचना है वो किसका है? आचार्य दंडी का है। तो नोट करिएगा, यहाँ पर आचार्य दंडी का है काव्य दर्शन। एक अगला क्वेश्चन आपके लिए, मंदसौर अभिलेख का संबंध इनमें से किस शासक से है? रुद्रदामन, खारवेल है, यहाँ पर यशोवर्मन और स्कंदगुप्त का नाम लिखा हुआ है। अगर मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो मालवा के शासक थे और मालवा के शासक में नाम यशोवर्मन का आता है। ठीक है, उनके सैनिक उपलब्धियों के वर्णन में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का नाम लिखा है। मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करते हैं शुरुआत को लेकर के, तो शुरुआत में इसने पाकिस्तान, मुल्तान, आपने देखा होगा मुल्तान वहीं पे है, अभी भी देखोगे आप। तो 1175, ये कब की बात है? 1175 ईस्वी की बात है, जब शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन भीम द्वितीय ने उन्हें जो है माउंट आबू की अगर हम बात करें तो उसके निकट पराजित किया था। तो पहली बार पराजित करने वाले में 1178 की बात की जाए तो उसमें भीम द्वितीय का नाम जो है वो देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति
किस शासक ने अपनाई थी? देखिए, विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति, वो भी दिल्ली सल्तनत की बात की गई है। तो जब हम इन वंशज को लेकर के बात करें, आपके 5 वंश, खासकर खिलजी वंश के संस्थापक में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम आता है, जिनका शासनकाल 1290 से 1320 तक था। 30 सालों तक लगभग इन्होंने शासन किया था और इन्होंने ही दुर्बल नीति अपनाई थी। किसका नाम मैंने बताया? जी हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नोट करिए, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। तो ये दुर्बल नीति ही माना जाता था। सही आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। आगे क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का जो है की शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर यहाँ पर नाम लिखा है फिरोज तुगलक का। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के प्रीवियस पेपर में भी आपका ये पूछा गया है, अदर स्टेट्स में भी आप देखेंगे एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो ये समय था 1296 से 1316 तक, 1296 से लेकर के 1316। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, ये 16 और 4 लगभग 20 साल का समय, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो नाम आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी, करेक्ट आंसर सी होगा। अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक का नाम पूछा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में। तो अगर हम अद्वैतवाद की बात करते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा और जीव की पूर्ण एकता को स्वीकार किया। देखिए, द्वैतवाद आपने देखा होगा, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। जब ब्रह्मा और जीव की पूर्ण एकता, मतलब कहने का ये है जो ब्रह्मा ईश्वर है वो और जीव की अगर बात की जाए तो वो दोनों एक ही हैं। तो ऐसे में स्वीकार करने में शंकराचार्य का नाम आता है। तो यहाँ पर नाम आप क्या लगाएंगे अद्वैतवाद में? शंकराचार्य। किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? जहांगीर का नाम शाहजहां है, अकबर यहाँ पर या फिर हुमायूं दिया हुआ है। तो आपने देखा 1556 से लेकर के 1605 तक जो है वो शासनकाल था अकबर का। उसके बाद जहांगीर जो है वो गद्दी पर बैठा और कहते हैं कि 1605 ईस्वी में जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो आगरे के किले की बात की जाए और यमुना के किनारे, ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ, आगरे के किले की बात करें और यमुना के किनारे खड़े पत्थरों के खंभों के बीच में न्याय की जंजीर लगवाई थी। साथ ही 12 घोषणाओं को भी प्रकाशित किया था। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। एक और क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। बर्नियर है, बदायूनी है, लेनपुल दिया हुआ है और यहाँ पर फैजी। तो दारा शिकोह को लघु अकबर किसने कहा? देखिए, जब हम बात करते हैं, इतिहासकार, बहुत बड़े इतिहासकार थे, लेनपुल, क्या नाम था उनका? लेनपुल, या कहीं कहीं लेनपुल लिखा होता है। दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर के नाम से 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। किसने? दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर। सिर्र कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे, सिर्र। ठीक है, सिर्र ए अकबर। तो उसी के नाम से इन्होंने 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और दारा शिकोह को ही इतिहासकार लेनपुल ने क्या कहा था? लघु अकबर कहा था। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? तो इसमें जो नाम आता है गुरु हरगोविंद का नाम आता है। आप इसमें नोट कर लीजिए, किसका नाम आएगा? गुरु हरगोविंद का नाम आएगा। 1606 से लेकर के 1645 ईस्वी के समय की बात है। इसी में इन्होंने जो है मुख्यतः से कहीं ना कहीं, जब हम अमृतसर की किलेबंदी करने को लेकर के बात करें, सिखों के धार्मिक शिक्षा दीक्षा को लेकर के बात करें, सैनिक शिक्षा की बात करें, तो उसमें नाम आता है इनका। ठीक है, सैनिक संप्रदाय के रूप में, इसीलिए इनमें गुरु हरगोविंद जी का नाम है। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम, निकेटिन है यहाँ पर कृष्ण देवराय, और फिर आपसे देवराय द्वितीय का नाम लिखा है। तो अगर हम बात करें, ये फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक। कौन? ये अब्दुल रज्जाक जो है फारसी यात्री थे, इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी और वो समय था 1443 ईस्वी का, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके? देवराय द्वितीय के शासनकाल में, 1443 ईस्वी का समय। इसे भी नोट करिए। आगे यहाँ पर वांडीवाश का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 57 में है, 63 दिया हुआ है, यहाँ पर 54 और 60 दिया हुआ है। तो अगर हम वांडीवाश के युद्ध को लेकर के बात करें तो कर्नाटका का तृतीय युद्ध, जो कि 1756 से 1763 तक चला था। कब से कब तक? 1756 से लेकर के 1763। इसी के बीच में 1760 में हुआ, 1760 में हुआ वांडीवाश का युद्ध। और ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। तो यहाँ पर हार किसकी हुई वो आपने देखा, हार हुई फ्रांसीसियों की। जीता कौन? अंग्रेज जीते। और जो समय था वो 1760 का था।
तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी आपको समय पता चल गया यहाँ से। एक और क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय है यहाँ पर, शाह आलम द्वितीय, फिर मोहम्मद शाह का नाम लिखा है 16 नंबर में। मोहम्मद शाह की बात करें, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। 1719 से लेकर के 1748 का समय था इनका, और इन्हीं का नाम आता है जब हम कहते हैं अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 54 है, 63, 57 या फिर 64? प्लासी के युद्ध की बात करें तो भागीरथी नदी के तट पर प्लासी के मैदान में जो है ये घटना हुई थी 23 जून 1757 को। कब हुई थी? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला की बात करें और रॉबर्ट क्लाइव था जो है वो अंग्रेज़ों की तरफ से, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। तो 1757 डेट को भी लिख लें आप, 23 जून। आगे चलते हैं। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली, अहमदुल्लाह, आज़िमुल्लाह या फिर खान बहादुर खान का नाम लिखा है। तो अगर हम बात करते हैं विद्रोह को वहाँ पर दबाने का काम जनरल रेनार्ड के द्वारा किया गया था। अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है उनका नाम आता है सैनिक अधिकारी का। जनरल रेनार्ड ने ख़त्म किया था, और इसमें जो नाम आता है वह अहमदुल्लाह का आता है। इनका पूरा नाम अहमदुल्लाह शाह था। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? 1765, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और आपने देखा 65 में क्या हुआ। फिर जब हम बात करते हैं आपके इलाहाबाद की संधि, और उसके बाद 1773 जब तक नहीं आ गया, मतलब वो आपका जब हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, तो इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब मौज किया भारत में, है ना। तो वो वही समय कहीं ना कहीं ये है आपका, और ये था जब हम बात करते हैं तो के.एम. पडिक्कर, इसमें जो नाम आता है किसने कहा था? तो के.एम. पडिक्कर ने कहा था। ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? 20 नंबर में। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये आपका ड्रेन थ्योरी यानी कि धन निष्कासन सिद्धांत से संबंधित है, 1901 की पुस्तक आपकी। और ये थे राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त। राष्ट्रवादी नेता कौन? रमेश चंद्र दत्त का नाम आएगा। आगे चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ। 20 हो गया है, उसके बाद 21 में क्या कहते हैं हमसे? किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान? बीपीएससी के प्रीवियस पेपर में सवाल आया हुआ है आपका। ठीक है। तो अगर हम 1 लाख रुपए खर्च की बात करते हैं, साथ में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त जो है वो कर दिया गया था। जब हम ईसाई मिशनरियों की बात करते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं उनको भी भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति जो है वो मिल गई थी। और ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। कब का? 1813 का चार्टर एक्ट। आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर गोविंद रानाडे का नाम है। तो अगर हम बात करते हैं आत्मीय सभा को लेकर के, राजा राम मोहन राय आप जानते हो अच्छी तरीके से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। कुछ और बातें नोट करिए इनसे संबंधित। इन्होंने सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसमें तो आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1814 में। ठीक है। फिर बात आती है वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही कब की? 1816 में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी इन्होंने ही गठन किया। कब? 1823, 1828 में। उसके बाद किसका गठन? ब्रह्म समाज का। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो है इनमें से कौन? अलीगढ़ आंदोलन की जो है वो बात की हुई है। तो अलीगढ़ आंदोलन का समय आप 1875 याद रखिएगा, जैसे 1975 आपका आप इमरजेंसी के लिए याद रखते हो 100 साल पहले। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापकों में सर सैयद अहमद खान का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? सर सैयद अहमद खान का नाम। आगे चलते हैं इसमें। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? करमशाह, सीताराम राजू, जतरा भगत या फिर जोआ भगत का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पागलपंथी विद्रोह जिसका समय कब से कब तक था? 1813 से लेकर के 1831 तक का समय था। ठीक है। और ये हुआ था करमशाह के नेतृत्व में। किसके? करमशाह के नेतृत्व में हुआ था। तो सही जवाब आप यहाँ से पहला लगाएंगे। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? देखिए कारखाना अधिनियम की बात की हुई है और वो भी 1881 का। तो इसमें जो नाम देखने को मिलता है 25 नंबर में, उसमें आप किसको लगा देंगे?
सी आंसर लगा दीजिएगा, लॉर्ड रिपन का नाम क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? माय अर्ली लाइफ, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन या फिर हिंद स्वराज? देखिए, साउथ अफ्रीका के प्रवास के दौरान की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो प्रकाशित हुई थी उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आपका सही जवाब 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वहाँ से लौटे कब थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे गांधी जी। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन उनका चंपारण ही था 1917 का, जो कि आपको बिहार में देखने को मिलेगा। 27 नंबर में क्या है आपका, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन लॉरेंस है, इरविन है और वेलेज़ली का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो शुरुआत होती है ये लॉर्ड वेलेज़ली के समय से होती है। ठीक है, आप आंसर यहाँ पर बी लगाइएगा जब हम प्रेस स्वतंत्रता को लेकर के बात करें। समय कब का था वो आप नोट कर लीजिए, 1799 में समाचार पत्रों पर जो है इन्होंने क्या किया, ये सेंसरशिप वाली बात, यानी कि जब हम पत्रक्षण की बात करते हैं, अधिनियम लागू करना शुरू कर दिया। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है वो कब किया गया था? तो ये जो 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, खुदीराम बोस की बात करें, प्रफुल्ल चाकी की बात करें, तो किंग्सफोर्ड पर इन्होंने बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड इस कांड में बच गए थे। इस कांड में मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री जो है वो मारी गई थी, और ये घटना 30 अप्रैल 1908 की है। कब की? 30 अप्रैल 1908 की घटना है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? 29 की अगर हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व को लेकर के, वो भी दिल्ली में, इसमें नाम किसका आएगा? तो सैयद हैदर रज़ा। देखिए, एक ऑप्शन में आपका ये लिखा हुआ है नाम, सैयद हैदर रज़ा, इसे नोट करिए भाई, ये यहाँ से महत्वपूर्ण है। किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये आप सभी जानते हो किसको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं कहीं ना कहीं। और कहते हैं कि उदारवादी दल की ओर से जो है, उदारवादी दल की ओर से ही इन्हें, जब हम किंग्सबरी की बात करते हैं तो 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। कितनी बड़ी बात थी दादा भाई नौरोजी, समझ रहे हैं? और ये समय आपका 1892 का था, किंग्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य। ठीक है, आगे है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन। चलिए, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ आपका? आप जानते हो 1920 की बात है आपकी। ठीक है, आपसे फिर खेड़ा आंदोलन की बात की है तो चंपारण के बाद ही आपका खेड़ा आंदोलन हुआ 1918 में। फिर बात आती है असहयोग आंदोलन, तो मैं बता चुका हूँ। स्वराज पार्टी के गठन की बात की है तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। ठीक है, फिर बात आती है आपकी, इनमें से जब हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह को लेकर के, तो वो 1917 का है। तो बाद में क्या घटित हुआ? स्वराज पार्टी का गठन। ये बात क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी सर की उपाधि जो है वो त्याग दी थी? तो इसमें जो नाम आएगा, सर रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल इन्हीं का नाम आएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो अभी अभी कहीं ना कहीं, जब देखिए यहाँ पर आपसे एक सत्याग्रह आंदोलन की बात करें, है ना, तो जो गांधी जी द्वारा चला गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह था। देखिए, बात को समझिएगा, प्रथम चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रह। जबकि प्रथम जन आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो वो असहयोग आंदोलन 1920। दोनों ही बातों को बहुत अच्छे से याद रखिए। आप यहाँ पर चंपारण लगा सकते हैं, आपको लगेगा बिहार का है, बिहार की आपकी बिहार का पेपर है, बिहार की चीज़ें हैं, यही पूछा होगा। तो जन आंदोलन और सत्याग्रह दोनों को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से जो है वो बाहर रखा गया था? तो अगर हम सुझाव की, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इरविन है यहाँ पर, रीडिंग या फिर ब्रैकनहेड का नाम लिखा हुआ है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 1926 से लेकर के 1931, 1926 टू 31 तक जो शासनकाल था वो था लॉर्ड इरविन का शासनकाल। ठीक है, और उन्हीं के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, जबकि ये भारत कब आया था? 1928, 1928 में। आगे है आपका इसमें द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था? 37, 36 आपका 39 और 40 लिखा हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? जर्मनी ने पोलैंड पर जब हमला किया था, और ये समय आपका जो है वो 1 सितंबर 1939 का है, लगभग 45 तक चला आपका ये। आगे है इसमें कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपसे पूछे कौन सा सही सुमेलित नहीं 36 में, तो लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करते हैं, इसमें आगे कम्युनल अवार्ड लिखा हुआ है,
और देखिए, जब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन को लेकर के, लॉर्ड वेलिंगटन का जो समय काल था 1931 से लेकर के 36 तक का था। और ये जो कम्युनल अवार्ड की बात होती है ना, कम्युनल अवार्ड कब था? 1932 में। तो 31 से लेकर के 36 तक जब लॉर्ड वेलिंगटन थे, तो कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 में हुआ था, ये उन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो जो आपका सुमेलित नहीं है वो यही वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी हम लिथगो की बात करें, अगस्त प्रस्ताव, व्यपगत सिद्धांत, द्वैध शासन, है ना, डायरकी, ये सब करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। झंडा गीत की बात करें तो इसमें नाम किसका आता है? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसकी रचना श्यामलाल पार्षद ने की थी, प्रसाद नहीं पार्षद करके लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? डीएनए आधारित वैक्सीन की बात की हुई है तो इसमें जाइकोव डी, ये क्या है? जब हम जाइडस कैडिला कंपनी को लेकर के बात करें, जाइडस कैडिला, ठीक है, उन्हीं के द्वारा निर्मित, तो ये है जाइकोव। आपका सही जवाब जो है वो पहला होगा यहाँ से। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? ऑपरेशन ग्रीन की बात यहाँ पर की हुई है। तो ऑपरेशन ग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से जो है कहीं ना कहीं रिलेट करता है और नाफेड के द्वारा ये चलता है। किसके द्वारा? इसका क्रियान्वयन जो है वो नाफेड के द्वारा होता है, NAFED। अब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा भाई नाफेड का फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। पिछली बार मैंने इफ़को का फुल फॉर्म पूछा था, 4 या 5 बच्चों ने केवल आंसर दिया था, है ना। तो उत्तर तो कम से कम आप दे ही सकते हो, कोई आपसे अगर कुछ कह रहा है गलत ही होगा ना। और वैसे भी जब आप गूगल से या कहीं और से सर्च करके देंगे तो गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। चलिए नाफेड के बारे में बताइएगा। इसमें है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है 40 नंबर में? तो ये प्रकाशित होता है जब हम प्रत्येक वर्ष की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या बोलते हैं? वित्त मंत्रालय। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस वर्ष के आयु समूह के बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना है? किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो आप भी जानते हो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है कहीं ना कहीं बात की गई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत रखने को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 21A में इनको जो है जगह भी दी गई है फंडामेंटल राइट में। 6 to 14 हो जाएगा। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं, क्या कहलाते हैं? 42 की अगर हम बात करें तो वो होते हैं, देखिए, खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर, तो सिंपल सा है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिन्हें हिंदी में खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं। सही है फिर, है ना। आगे है इसमें निम्नलिखित कंद फसलों में से किसी गरीब का मित्र जो है कहा जाता है? शकरकंद, कचालू, रतालू या फिर आलू लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम कंदमूल फल, आपने देखा होगा ना, तो कंद फसल बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पोटैटो को। और इसी को बोलते हैं गरीब का मित्र, है ना। आलू तो है कम से कम, चलो वो तो मिल रहा है खाने को, इसकी बात कर लेते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता दिया हुआ है, हैदराबाद, गांधीनगर आपका दिया हुआ है। अगर हम 44 नंबर क्वेश्चन की यहाँ से बात करें जो 44 नंबर में दिया है, तो ये आपको देखिए भारतीय मौसम विज्ञान की बात करें तो ये आपका नई दिल्ली में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पड़ेगा? गांधीनगर में पड़ेगा आपका, ठीक है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है, ठीक। जैसे आपका कोलकाता की बात करें तो केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ? कोलकाता में। तो फिलहाल के जो आपका यहाँ से सही जवाब होगा वो पहला होगा, नई दिल्ली। सार्क की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो सार्क का आपका पूछा है कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है, 1985। सही जवाब आपका ये है। उसके बाद बात आती है कि इसके सदस्य देशों में कौन कौन से देश हैं, तो उन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपका अफ़गानिस्तान है, मालदीव की बात करें, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कहते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। तो भारत और चीन एकदम से करेक्ट है भैया। अब तो आपका ये है मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में, मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ, ये भी करेक्ट है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। ये फ्रांस और स्पेन नहीं है, फ्रांस और जर्मनी है ये वाला। बात समझ रहे हो आप? तो डी आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट रेखा जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे ही डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर यहाँ पर केरल लिखा हुआ है 47 में। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है
जिसे हम लोग IGCAR बोल देते हैं, ठीक है, परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और ये हमें मिलेगा कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। आगे है यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। देखिए कितना बढ़िया सवाल कहाँ से खोज करके आया है ना। तो जब हम बात करते हैं, ये समय आपका 23 जनवरी 2023, करंट अफेयर्स की चीज़ों को समझिए। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में जिसे हम मनाते हैं 23 जनवरी को, के अवसर पर मोदी जी के द्वारा भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण, जब हम बात करते हैं परमवीर चक्र, आपको पता है सबसे बड़ी उपाधि है आपकी सेना से संबंधित, तो 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। तो 21 करंट अफेयर्स का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन 21 लगा लीजिएगा यहाँ से। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है, तरल हाइड्रोजन संचालित। देखिए जब हम तरल हाइड्रोजन की बात करते हैं और सेल, देखिए दोनों चीज़ें हैं, बैटरी सेल और तरल हाइड्रोजन दोनों देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आपका MF हाइड्रा, क्या नाम है इसका, MF हाइड्रा करके है। और ये आपका जब हम नॉर्वे की कंपनी की बात करते हैं तो उसी के द्वारा जो है ये देखने को मिला, चलाया गया। आगे इसमें आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है। 10 मार्च 2023 की घटना है ये, कब की, 10 मार्च 2023 की घटना है। और कहते हैं कि इस उपग्रह की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 साल के लिए मौसम माफ़ी चाहेंगे, मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और इसे कहाँ गिराया गया, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। यहाँ पर है सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं 12वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और इसमें जब हम बात करते हैं तो आंसर लगाइएगा फिजी। आगे है इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता जो है वो कौन रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की है तो इसमें नोवाक जोकोविक का नाम आएगा। किसका, नोवाक जोकोविक, जो कि या जोकोविच कहीं कहीं लिखा होता है, कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। अगर हम बात करते हैं उसमें उप विजेता को लेकर के तो सितपितास करके नाम होगा उनका, ठीक है, स्टेफानोस सितसिपास करके है, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा पढ़ने में गलती हुई, जो उप विजेता के रूप में। और ये कहाँ से थे, यूनान से थे। फिलहाल के लिए जो जीते हैं वो यहाँ से, और ये कहाँ से हैं, सर्बिया से हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है। तो आर्टिफिशियल हार्ट की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि ये एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है वो विकसित किया गया इनके द्वारा। और ये कौन है, IIT कानपुर है, ठीक है। आगे है किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। ऐसे में ऊर्जा स्वतंत्रता, ऊर्जा के रूप में स्वतंत्र होना, तो यूँ समझिए जब हम शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट में कितना कुछ आपका जो है आप कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार हैं। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2070 है, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है। जबकि जब हम बात करते हैं ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का जो लक्ष्य है वो 2047 है, 2047, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1947 2047 आपका, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा भारत की आज़ादी से। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ विज्ञान के क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपसे कहते हैं कि मृदु ऊतक यानी कि सॉफ्ट टिश्यू एक प्रकार का क्या होता है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो एक आपका विभाज्योतक करके है, जटिल होते हैं, इनमें से सभी सरल ऊतकों की बात की हुई है। तो देखिए प्लांट के टिश्यूज़ की बात करें तो एक विभाज्योतक करके होते हैं, दूसरे आपके स्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है। और स्थायी ऊतकों में ही कुछ सरल प्रकार के ऊतक होते हैं जिसमें मृदु ऊतक का नाम आता है, जिसमें स्थूल कोण ऊतक होते हैं, दृढ़ ऊतक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सरल ऊतक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखो भाई विचार करते हैं, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये बात इन्होंने बोली हुई है। क्या करना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये पूछा हुआ है। तो कवक में क्लोरोफिल बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल नहीं होता है कवक में, ठीक है। फंगस में मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं, मशरूम की बात की हुई है। देखिए ब्रायोफाइट नहीं, ये फंगस जगत का ही पौधा है, कौन, मशरूम। तो जब हम मशरूम की बात करते हैं ये बात तो गलत हो गई, पहला तो आपका सही है। शैवाल जो है वो संवहनीय पौधा है। तो जब हम शैवाल की बात करते हैं तो एक ये बात है। आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा, पहले 4th नंबर पर, थैलोफाइटा वर्ग के पौधों पर शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है।
तो ये तो बात बिल्कुल सही है ये वाली। लेकिन जब हम शैवाल की बात करते हैं तो शैवाल नहीं, सो सामान्य पौधे में जो नाम आता है वो फर्न का नाम आता है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा वो 1 और 4 होगा केवल। ठीक है, आप 1 और 4 लगाइएगा। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? देखिए, संक्रमित पेयजल की बात की है, हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है, और जब हम मलेरिया की बात करते हैं तो संक्रामक रोग आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप क्या लगाएंगे? आप हेपेटाइटिस लगाएंगे। आगे है दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स जो है फंगस से, कृमि से, वायरस, बैक्टीरिया किससे होता है? तो अगर हम दुधारू पशुओं के रोग एंथ्रेक्स करके बोलते हैं उसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, शरीर जो है पशुओं का फूल जाता है, बुखार आने की कमी। अब ये सारी चीज़ें होंगी तो अगर दुधारू पशु होगा तो कहीं ना कहीं दूध देने में भी वो जो है कमी होगी। तो ये किससे है? बैक्टीरिया से है। आगे इसमें है रसांकुर पाया जाता है। ये रस अंकुर की बात करें, रसांकुर कहाँ देखने को मिलेगा? तो यहाँ से थोड़ी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है जो 59 में बोला है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो छोटी आंत होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन करके। तो ये जो छोटी आंत है ये रसांकुर हमें यहीं देखने को मिलेगा। सही जवाब क्या होगा? यहाँ से सी हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए, छोटी आंत के इलियम में जो है वो रसांकुर होता है। हो सकता है अगली बार इलियम ऑप्शन दे दे। ठीक है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? वायवीय वायु से संबंधित, अवायवीय जो वायु से संबंधित ना हो, और श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो जब हम ऐसे श्वसन की बात करते हैं, माइटोकांड्रिया आपका ऊर्जागृह जिसे बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कोशिका झिल्ली है या फिर हरित लवक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो संपूर्ण आपका सेल से संबंधित जो रेस्पिरेशन या श्वसन होता है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 अवस्थाओं में बांटते हैं। एक वायवीय होता है और एक अवायवीय होता है। तो अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, और ये काम कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, चलिए। फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन है, सीरम दिया हुआ है, वसा है या फिर इनमें से सभी? देखिए, जब हम यहाँ से बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, तो जैसे जब हम बात करें रक्त के जमने की जो क्रिया होती है उसमें फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है, और प्लाज्मा का शेष भाग जो बचता है दोस्त उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीरम। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय है, वृषण दिया हुआ है, थायराइड दिया है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं दिया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन को लेकर के, तो अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 मुख्य हार्मोन जो है इनका एक्सक्रीशन होता है, ये निकलते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन्हें नोट करिएगा। और मादा के लैंगिक जनन अंगों को लेकर के बात करें, या जो लैंगिक अंग होते हैं उनके विकास को लेकर के बात करें, या फिर अगर हम जो गर्भ से संबंधित चीज़ों को लेकर के बात करें, जो एक साइकिल होता है, जब हम बात करते हैं मासिक चक्र को लेकर के बात करें, उनके कंट्रोल को लेकर के बात करें, सारे हार्मोन इसी के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये है सबसे पहले मादा हार्मोन, कहाँ मिलेगा? अंडाशय। आगे कहते हैं नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो इनके संयोग से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। है सही कि नहीं? बिल्कुल। आगे चलते हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या जो है वो कितनी है? मूल भौतिक राशियों की बात की हुई है, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कुल भौतिक राशियों को लेकर के स्वतंत्र रूप में, चूंकि ये होती हैं इसीलिए इन्हें मूल भौतिक राशियाँ बोलते हैं। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। कौन सा कथन इनमें से गलत है? ठीक है, दूरी में केवल परिमाण होता है, ये बात इन्होंने कही हुई है 65 में। ठीक है, आगे क्या कहते हैं आपसे? विस्थापन एक अदिश राशि है, विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, और आपसे यहाँ पर बोला है इनमें से सभी। देखिए, जब हम भौतिक राशियों की बात करें, कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कह देते हैं, जैसे समय है, द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है ना।
फिर आपसे आगे जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं, कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो सदिश राशियां होती हैं। बल की बात हो गई, विस्थापन की बात हो गई, और विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं, त्वरण नहीं कहते। तो ये जो बातें इन्होंने लिखी हैं ना कि विस्थापन अदिश राशि है जबकि विस्थापन तो सदिश राशि है, बात समझ रहे हो आप। आपसे कहते हैं दूरी में केवल आपका परिमाण होता है, ऐसे में इन्होंने बोला हुआ है। तो एक चीज़ हम यहाँ पर लगा सकते हैं, कौन सा कथन असत्य है, तो आप ये पहला वाला स्टेटमेंट इसमें जो है लगा सकते हैं कि दूरी में केवल परिमाण होता है, क्योंकि कुछ भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, ओके। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो बल क्या कहलाता है? देखिए, कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ है। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, जैसे एक्सीलेटर नहीं खींचते हो गाड़ी का, है बाइक का, बिल्कुल वैसे ही कि उसको वो बस उड़ा दे, समझ लो। संतुलित है, असंतुलित है, घर्षण बोला हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो बैलेंस्ड फोर्स होता है। क्या होता है? संतुलित बल बोलते हैं उसे। और अगर उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया तो वो बल आपका असंतुलित बल हो जाएगा। ये संतुलित और असंतुलित की परिभाषा भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो उनमें निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा? देखिए, तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया नहीं भाई, ये तो बहुत गलत बात है? क्यों? आगे है यहाँ पर, वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर होता है, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक होता है, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से कम होता है। तो वस्तु के भार की बात करें तो उत्प्लावक बल से हमें अधिक देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? ये सी वाला स्टेटमेंट होगा। और ये जो उत्प्लावन का सिद्धांत है ये आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था, याद रखिए। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश आ जाता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की हुई है। तो ऐसे में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में होगा तभी ये घटना हमें देखने को मिलेगी, यानी सही जवाब आप यहाँ से बी लगाएंगे। ठीक है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वर्ण रंग जो है सबसे कम विचलित होता है, मतलब डाइवर्ट होना, सबसे कम डाइवर्ट होना वो। चूँकि आप जानते हो कि श्वेत रंग के प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो भाई इंद्रधनुष वाला रंग यानी 7 रंगों में बढ़ती हैं वो। ठीक है। अच्छा, वैगनी रंग की बात करें इसमें, तो वैगनी रंग के प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो सबसे कम होता है और आवृत्ति उसकी अधिक होती है। वहीं अगर हम लाल रंग की बात करते हैं तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और आवृत्ति कम होगी। तो ध्यान रखिए, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका विचलन भी जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा। तो लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जब कोई किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है, आपको पता है, तो जैसे जब हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो आपका क्या है वो 7 रंगों में बढ़ता है। ठीक है। इसमें अगर हम दोनों में बात करें तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का ही सब कुछ खेल है। वैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, आवृत्ति ज़्यादा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम। तो जिसकी आवृत्ति कम होगी, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, उसी का विचलन जो है वो सबसे कम देखने को मिलेगा। आगे इसमें है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक की लंबाई बढ़ाने पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए विद्युत धारा की रुकावट प्रवाह में प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसमें हम रुकावट पैदा करें, वही प्रतिरोध होता है। तो चालक की लंबाई और प्रतिरोध में जो है एक सीधा सा सरल सा हमें संबंध देखने को मिलता है और वो संबंध है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सीधी सी बात है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, फिर है कि नहीं? चलो फिर बॉयल्स और चार्ल्स के नियम को लेकर के बात करें तो ये किससे संबंधित है? गैस समीकरण है आपके, नियतांक है, अवागाद्रो नियम है, या फिर परम शून्यता आपकी बात की हुई है। देखिए, आपने PV = nRT कभी ना कभी तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। nRT है ना, PV = nRT। तो बॉयल की और चार्ल्स के नियम को लेकर के बात करें तो ये गैस समीकरणों से संबंधित है। और ये एक जो समीकरण मैंने आपको बोला, याद रखिएगा। सही जवाब भी होगा। समुद्र के जल से नमक को किस विधि के द्वारा निकाला जाता है? तो ये क्या है? वेपराइजेशन, वाष्पीकरण होगा। इसी के बाद से ही जब हम NaCl की बात करते हैं तो वो कहाँ से निकलता है? बिल्कुल एक्वारेजिया की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? HCl और HNO3 का रेशियो कितना होगा एक्वारेजिया में? तो एक्वारेजिया की अगर हम बात करते हैं, जैसे बात करें सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसी जो धातुएं होती हैं उनको गलाने की क्षमता रखता है एक्वारेजिया, या अम्लराज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अम्लराज।
तेजाब है समझ लो महाराज, है ना। और इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1 और 3 का। विद्युत का मतलब ये समझिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 भाग तो HNO3 का 3 भाग। विद्युत का सुचालक अधातु इसमें से चांदी, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और सोना लिखा हुआ है। तो अगर विद्युत के सुचालक अधातु की बात करें तो उसमें नाम ग्रेफाइट का आता है, ठीक है। किसका नाम आएगा, ग्रेफाइट जो है और एक कार्बन का एक अपर रूप है। एलोट्रॉप बोलते हैं इसे। एक द्रव अधातु इनमें से कौन सा है, पारा, हाइड्रोजन, ब्रोमीन या फिर आपसे यहाँ पर लिथियम दिया हुआ है। तो जब हम द्रव और अधातु दोनों को लेकर के बात करें तो इसमें नाम किसका आएगा, ब्रोमीन का नाम आएगा, ठीक है। हैलोजेंस में आपको ब्रोमीन जो है वो देखने को मिलेगा। पिच ब्लेंड इनमें से किस धातु का ओर है या अयस्क है। तो पिच ब्लेंड की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है U3O8, पिच ब्लेंड का फॉर्मूला है। और ये यूरेनियम धातु का है, इसका किसका है, यूरेनियम धातु का। 92 जिसका परमाणु क्रमांक है, जैसे 92 यूरेनियम 235 हम यूज में लेकर के आते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो किसने की, रेडियो सक्रियता में नाम जो है देखिए हेनरी बैकरल का नाम है, इसमें आपका आइंस्टीन का नाम है, मैडम क्यूरी है, यहाँ पर पियरे क्यूरी, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब हम यहाँ से बात करते हैं तो मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता शब्द का मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता शब्द का सर्वप्रथम जो है वो क्या किया था, प्रयोग किया था। जबकि हम बात करें रेडियो सक्रियता की खोज को लेकर के किसका नाम आता है, तो हेनरी बैकरल का आता है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ से। भारतीय संविधान संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से जो है वो लिया गया है, तो ये हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया लगा दीजिए इसमें, ठीक है। आगे है राज्यपाल को पद की शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 159 159 जो है वो यही कहता है, तो ये नोट कर लीजिए यहाँ से। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को 71वां है, 72वां, 73वां, 74वां दिया हुआ है 80 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था तुरंत लगाइएगा। 74वां जो है वो आपका शहरी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो 73वें से भाग 9 जोड़ा गया और 74वें से भाग 9A जोड़ा गया, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ऐसे में याद रहेंगी। तो 80 का आंसर सी हो जाएगा। यूपीएससी की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो पेश करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति फिर इसे कहाँ लेकर के जाता है, संसद के समक्ष जो है वो करेगा। तो राष्ट्रपति लगाएंगे यहाँ पे। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। अगर हम 82 की बात करते हैं, प्रांतों को स्वायत्तता के संबंध में जो शुरुआत हुआ ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार का अधिनियम जो था। चूँकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है, तो सही जवाब आप यहाँ से सी लगाएंगे। का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करना। देखिए सलाह संबंधी, मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी या फिर जो अपीलीय। देखिए जब हम बात करते हैं, चूँकि आपको पता है सबसे बड़ी अगर हम संस्था की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय आपको देखने को मिलेगा जुडिशियरी में, और अपने इसी अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत ये जो है फैसले सुनाया करती है। तो अपीलीय वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम से करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है, तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं अंतिम व्यवस्थापक 84 में आपसे पूछा है। तो संविधान के अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, जैसे 132 से 133 से 228 है, तो संविधान की व्यवस्था करने का जो अंतिम अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की हुई है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज को लेकर के, देखिए इसमें जब संपत्ति की बात करें तो निजी स्वामित्व की बात नहीं होगी, और सरकार ही सारी आर्थिक क्रियाओं को कहीं ना कहीं नियंत्रित कर रही होगी। तो ये जो भी होगा वो राज्य के हाथों में होगा, ठीक है। महालनोबिस मॉडल, इसके पहले भी मैं आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में जो है वो मैं जानकारी दे चुका हूँ। तो उस समय थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। 1956 से 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो है वो किसके आधारित है, किस पर, इन्हीं पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। आगे आपसे कहते हैं
2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कहाँ पे है? तो 87 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी वो आपकी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है 90%। अब सोचिए 90% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है वहाँ पे। ये जनसंख्या 2011 का आंकड़ा है, तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो आप लास्ट वाला लगा दीजिएगा। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का विकास दर जो है वो कितना रहने के अनुमान है? तो यहाँ पर इसके पहले अगर हम 23-24 को लेकर के बात करें तो आपका आगे तक में जो अनुमान है ऐसे में वो 15.24%, ये लगाइएगा 15.24%। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रति हेक्टेयर की बात की है, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। तो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। चावल के फसल क्षेत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसमें पंजाब का नाम आता है। ज़रा इस चीज़ को समझिए फिर से। मैंने कहा कि खेतों में बुवाई को लेकर के बात करें, है ना, तो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। फसल क्षेत्र कि भाई मेरे यहाँ क्षेत्रफल बहुत है, 100 किलोमीटर स्क्वायर में जो है कितना बोया हुआ है चावल, मान लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम उत्पादन की बात करें तो हो सकता है वेस्ट बंगाल में 80 किलोमीटर स्क्वायर में हो, लेकिन प्रोडक्शन बहुत है पर जो भी आपका किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब की बात करें तो वो उससे भी आगे है, तो पंजाब लगाइएगा। 90 में दिया है आपका, मिलान करना है तो जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? लगा दो भाई, उत्तराखंड, है ना। उसके बाद जब हम बांधवगढ़ की बात करते हैं तो बांधवगढ़ कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। दम्फा की बात की है, दम्फा कहाँ पे है? मिजोरम में है। और रणथंभौर आपका राजस्थान हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन किन क्षेत्रों में होती है? 91 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे पूरा का पूरा हिमालयी रीजन, मेघालय रीजन को बात करें, चेरापूंजी, मौसिनराम और पूरा वेस्टर्न घाट, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ से पहला लगा लेंगे फिर तो। आगे इसमें क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। इसका मतलब क्या होता है? जब रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन में है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है। विश्व के अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। एरिया देख रहे हो कितना है? 40,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को लेकर के अगर हम बात करें, उसमें पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर जो है वो फैला हुआ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो भूमध्य रेखा क्या करती है? आपने देखा, इसे इक्वेटर करके बोल देते हो। भूमध्य मतलब भू के मध्य से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही होती है। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही होती है। आप दोनों बातें कह सकते हैं। अब इसमें हम अगर बात करें तो ये 13 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। कितने? 13 देशों से होकर के गुजरती है। कौन सी ठंडी जलधारा है? फॉकलैंड है, वेंगुला, लैब्राडोर या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी की सभी ठंडी जलधाराओं में आएंगी। आगे क्या है इसमें? कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा? देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता। ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान या फिर इराक की बात की हुई है। तो यहाँ से आप जो हटाइएगा वो क्या है? देखिए, इराक आपका जो है इसमें शामिल नहीं होगा, ये आप हटा दीजिएगा। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। ध्यान दीजिए, कहाँ पे है? पश्चिमी एशिया में यूरोप का जो पूर्वी छोर है वहाँ पर कैस्पियन सागर मिलेगा, ठीक है। और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं: रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इसमें इराक अपनी सीमा साझा नहीं करता। 5 देश याद रखिएगा। अजरबैजान हो गया आपका, कजाकिस्तान हो गया आपका, ईरान हो गया आपका, ठीक है, और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया आपका, रूस हो गया। आगे है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और बांका दिया हुआ है। देखिए कितना अंदर का सवाल आपसे पूछ लिया। तो बिहार के 3 जिले हैं, कटिहार है, पूर्णिया और किशनगंज। ये वेस्ट बंगाल से अपने जो बाउंड्री है वो साझा करते हैं। पूर्णिया सबसे कम है, साझा करता है, ऐसे में ध्यान रखिएगा, जिसमें पूर्णिया जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे कम। तो आपका सही जवाब यहाँ से, किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? तो पायराइट्स की बात करें, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या कॉपर पायराइट करके आप बोल देते हो, आपने सुना होगा। मूर्खों का सोना भी इसे कहते हैं, है ना, हम आपको बताए थे। तो लौह और गंधक यानी Fe2 दोनों चीज़ें होती हैं। गंधक यानी सल्फर भी है, लौह यानी Fe आयरन भी है। तो ये माक्षिक बोलते हैं, इसे माक्षिक
या पायराइट बोलते हैं, और ये बिहार में सर्वाधिक है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस जिले में हमें देखने को मिलेगा, तो ये है गोपालगंज में। ठीक है, सर्वाधिक आपका जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1021/1000। ये कहाँ पे है, गोपालगंज की बात करते हैं। अब आपसे सबसे कम पूछ ले तो मुंगेर लगा दीजिएगा। मुंगेर में कितना है, 876 है। मुंगेर में कितना है, 876। फिलहाल के लिए यहाँ से आंसर 98 का सी हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जलमार्ग पूछा है, माफ़ी चाहेंगे। जलमार्ग में आपका जो है वो पहला आता है इलाहाबाद से हल्दिया का जलमार्ग। ठीक है, और भारत का 1620 किलोमीटर का लंबा सबसे लंबा ये जलमार्ग है। तो इसमें पहला आंसर लगाइएगा आप, इलाहाबाद से हल्दिया। शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा कौन सी है भाई, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की अगर हम बात करते हैं तो उनके बीच में जो रेखा है उसे हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला होगा। तो ये थे 100 क्वेश्चंस। इसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स हम अलग से बात करेंगे। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। 50 मिनट का वीडियो था, शेयर इसे ज़रूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप ज़रूर चेक करिएगा, और BPSC नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके देखेंगे तो प्रीवियस सेट के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।